नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और न्यूज़ एट 10 में अगले 1 घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ एट 10 की सुर्खियों के साथ। आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फिर चढ़ेगा सियासी तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ मैदान में है बीजेपी। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में देंगे प्रचार अभियान को धार। कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे प्रत्याशी। चुनाव आयोग भी मतदान कर्मियों के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों में व्यस्त। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी पर ईडी का छापा। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आएगा आज अहम फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में है आरोपी के कविता। आज सुबह 11 बजे जारी होंगे आईसीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट cince.org पर छात्र देख सकेंगे अपनी परीक्षा के परिणाम। मौसम की खबरों में भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश के आसार। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबलों में चेन्नई और कोलकाता को मिली जीत। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई तमाम खबरों की, लोकसभा चुनावों की। तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, जहां प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में दो जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा ओडिशा के बरहमपुर में, जबकि दूसरी रैली नवरंगपुर में होगी। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और लिहाजा यहां का जो सियासी तापमान है वो अपने अलग ही स्तर पर है। यहां चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन नहीं हो सका और यहां पर राज्य की सत्ता पर विराजमान बीजू जनता दल ने, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ओडिशा की बरहमपुर और नवरंगपुर सहित 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश का भी रुख करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो दोपहर बाद में राजमुंदरी में पहले मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे और फिर आज की आखिरी और चौथी रैली अनकापल्ली में शाम करीब 5:30 बजे होगी। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों को एनडीए ने प्रजागलम यानी कि लोगों की आवाज, ये नाम इस रैली को दिया गया है। इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर आपको बता दें कि 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पहला राज्य है ओडिशा, जहां पर 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और उसके बाद में
आंध्र प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खास बात अगर हम देखें ओडिशा की, तो ओडिशा के बरहमपुर में रैली होगी और उसके बाद में नवरंगपुर में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी इस वक्त हो रहे हैं। और वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों पर हम नजर डालते हैं तो ओडिशा में कुल सीटों में से 12 सीटों पर कब्जा किया था बीजू जनता दल ने। उसके बाद में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के खाते में गई थी सिर्फ 1 सीट। तो वहीं इस बार की अगर हम बात करें 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो उसका आंकड़ा है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। वहीं बीजू जनता दल भी कोशिश करेगी कि अपने आंकड़े को और बढ़ाया जा सके। तो वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो इस वक्त चरम पर चल रहा है। और एक तरफ जहां तीसरे फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है, वहीं आगामी चरणों के चुनावों के लिए भी राजनीतिक दल लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह सबसे पहले कृष्णानगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो आज करेंगे और इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए वर्धमान में जनसभा करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करेंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता बनर्जी बीरभूम के सैंथिया में रैली करती हुई नजर आएंगी। तो साथ ही आपको बता दें कि वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार भी पहुंचेंगे और वहां भी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के उजियारपुर में महंत राम रक्षा राजकीय उच्च विद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए प्रचार जो है वो इस वक्त चरम पर है। तेलंगाना में कई पार्टियों के स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना चुनावी जनसभाएं करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। वहीं भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज निजामाबाद में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। तो निर्वाचन आयोग ने अब बड़ा फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्र रेड्डी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का बड़ा आदेश दिया है। दरअसल आयोग ने राज्य सरकार से रिक्त पद को भरने के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 3 पात्र अधिकारियों के नाम सौंपने को कहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस नेता आज दोपहर को अलीराजपुर के जोवाट में जनसभा करेंगे और वो यहां पर रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए वोटों की अपील जनता से करेंगे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन के सेगांव में है। खरगोन में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगेंगे लोगों से। और साथ ही आपको बता दें कि इस इलाके में दरअसल राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस वक्त आदिवासी वोटरों को लुभाने में और साधने में लगी हुई हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने टिकट की दूसरी लिस्ट रविवार देर रात 11:30 बजे जारी की। पार्टी ने लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। लाहौल स्पीति और बड़सर दोनों जगहों पर कांग्रेस ने नए चेहरे को मौका दिया है और ये नए चेहरे क्या कमाल दिखा पाएंगे ये तो आखिर आने वाला वक्त ही बताएगा।
और न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज़ एट 10 में वापस रुक करेंगे खबरों का, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त चरम पर है और यहां पर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। तो वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो यहां पे विपक्षी दलों की भी बात होना जरूरी है, क्योंकि विपक्षी दल भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रचार करेंगे। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बसपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी पिच पर डटी हुई है। बसपा की तरफ से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व CM मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेठी भी बहुत ज्यादा जरूरी है बात करने के लिए, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ किए जाने की खबर इस वक्त सामने आई है। दरअसल गौरीगंज इलाके स्थित पार्टी का जो कार्यालय है उसके बाहर 6 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, तोड़फोड़ हुई है। और घटना के बाद हालांकि इलाके में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण भी बनी हुई है। तोड़फोड़ की इस घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई है और इस पूरी घटना को लेकर लगातार जांच की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार का एक वीडियो इस वक्त सामने आया जो जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो हावेरी में एक पार्टी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना शनिवार रात की है, जब DK शिव कुमार के सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के बीच में एक कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक से आ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो शख्स DK शिव कुमार के कंधे पर हाथ रख रहा है और इसी बीच शिव कुमार उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। वहीं बीजेपी ने भी अब इस पूरे थप्पड़ कांड पर को लेकर के कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा है कि ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो चुनाव से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद भी BSP के टिकट पर नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा भरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से हो रहा है। आपको बता दें कन्हैया कुमार पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें सफलता वहां पर नहीं मिली थी और इस बार बिहार से सीधा दिल्ली का रुख कन्हैया कुमार ने किया।
दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो वहीं राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीते कल ही मायावती के साथ आ चुके हैं। बीएसपी ने नई दिल्ली से हालांकि पहले ही सत्यप्रकाश गौतम को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जो कि नामांकन भी दाखिल कर चुके थे, लेकिन अब उनकी जगह पर राजकुमार आनंद चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और दुर्भाग्य से वो बम हम पर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की प्रतिक्रिया में दिया है। रक्षा मंत्री ने दरअसल हाल ही में यह कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। और इसी बीच चलिए सीधा रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। झारखंड के रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। आपको बता दें मंत्री के पीएस के घरेलू सहायक के घर से करोड़ों रुपए इस वक्त बरामद किए गए हैं। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी जानकारी मिल रही है। रांची में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आलमगीर आलम के जो पीएस हैं उनके घर पर ये छापेमारी की गई है और काफी वहां से कैश इस वक्त बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर झारखंड के रांची से, जहां पर आपको बता दें कि रांची में ईडी की तरफ से ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। मंत्री के पीएस के घरेलू सहायक के घर से करोड़ों रुपए बरामद इस वक्त किए गए हैं। तो रांची में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई, लगातार ईडी की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है देश में अलग अलग राज्यों में। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है कि नोट गिनने की मशीनें लगाई गई हैं और 20 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक गिनी जा चुकी है और इसके अलावा नोट गिनने का जो काम है वो अभी भी जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये करप्शन का खेल खेला गया है। और आपको बता दें कि पिछले साल जो वीरेंद्र राम हैं, जो खासतौर से अगर आप देखें ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एक टेंडर कमीशन घोटाला निकलकर सामने आया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसमें कार्रवाई करी थी और उस समय भी 150 करोड़ की संपत्ति ईडी को पता लगी थी, जो संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें वीरेंद्र राम के करीबी लोग हैं, उनके परिवारजन हैं। दिल्ली में इनके फ्लैट थे दो। इसके अलावा दिल्ली में जमीन थी, रांची और बिहार में बड़े पैमाने पर जमीन थी। 2 करोड़ से ज्यादा का जो सोना है वो बरामद किया गया था और उसी कार्रवाई को अब ईडी ने आगे बढ़ाया है। जब इनपुट मिले हैं और आलमगीर आलम जो
ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड के, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके घरेलू जो नौकर है उसके यहाँ से ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और आप समझ सकते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है एक घरेलू जो सहायक है उसके यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल कितने बड़े पैमाने पर खेला गया है। और जिस चीफ इंजीनियर को ईडी ने गिरफ्तार किया था पिछले साल, आप ये समझें कि 150 करोड़ से ज्यादा की जो रकम खासतौर से जो संपत्ति है वो बरामद हुई थी। और ईडी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। और ईडी का ये कहना है कि ये जो कमीशन टेंडर घोटाला है एक बड़ा घोटाला है, जिसमें नौकरशाह से लेकर और राजनीतिक सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। क्योंकि एक घरेलू सहायक के यहाँ से इतनी बड़ी रकम नहीं मिल सकती। उस सहायक की जो सैलरी है मुश्किल से 10 या 15-20 हजार के आसपास है। और आप समझें कि 20 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक गिनी जा चुकी है। तो कितना बड़ा घोटाला है ये झारखंड में। जी नीरज, क्या अन्य जगह पर भी अभी छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी अभी झारखंड में ही ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और ईडी का ये कहना है कि अभी जैसे उनके जो घरेलू सहायक हैं उनके यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद है, उससे पूछताछ भी चल रही है। उससे पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि ईडी राज्य के कुछ और इलाकों में छापे मारने की कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि ईडी ने पिछले साल जब छापे मारे थे उसमें दिल्ली में भी छापा मारा था, बिहार में भी, रांची में भी कई जगह छापे मारे थे और बड़े पैमाने पर जो संपत्तियां हैं वो बरामद की हैं। लेकिन अभी ये छापेमारी की कार्रवाई जो संजीव लाल निजी सचिव हैं, आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके जो नौकर हैं घरेलू सहायक हैं, उनके यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। और बड़े पैमाने पर जो कैश है वो बरामद किया है। तो आप अभी ये समझें कि ये छापेमारी की कार्रवाई केवल अभी झारखंड में है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो इनपुट मिलेगा उसके बाद अलग अलग हिस्सों में जहाँ इन्होंने रकम छुपा के रखी है या जिन लोगों से इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था इस टेंडर कमीशन घोटाले में, उनके यहाँ पर भी सीबीआई की जो ईडी है उसकी टीम पहुंचेगी। जी नीरज, जिस तरीके से ये हम तस्वीर देख पा रहे हैं, एक वीडियो भी इस वक्त सामने आया है और उस वीडियो में वाकई नोटों का जो ये बड़ा अंबार हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में कई तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी इस वक्त चल रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, कल तीसरा चरण है। और ऐसे में नोटों का ये अंबार मिलना, कई तरीके के सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आप देखें कि जब इतने बड़े पैमाने पर जो नोट है, कैश मिल रहा है, और आप समझें कि जब ईडी कार्रवाई करती है तो विपक्ष के लोग ये बहाना बनाते हैं कि उनके ऊपर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये नोटों के जो पहाड़ हैं ये तो बता रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष नहीं है। ईडी ने जो पैसा है वो जब्त किया है और बाकायदा जो सामने आप देख रहे हैं कि नोटों को गिनते हुए ईडी के जो अधिकारी हैं वो लग रहे हैं। और आप देखें किस तरह का परसेप्शन खेला जाता है। और मैं एक सामान्य सी बात करूंगा कि जो चीफ इंजीनियर जिनको पिछले साल गिरफ्तार किया था टेंडर कमीशन घोटाले में, सामान्य तौर पर अगर उनकी सैलरी अगर हम कैलकुलेट भी करें तो 1 लाख रुपए के आसपास महीने बैठती है और 1 साल में 12 लाख होते हैं। 30 साल अगर वो नौकरी करते हैं तो भी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम उनके पास इकट्ठा होगी। और वो इस स्थिति में इकट्ठा होगी जब वो ना खाएंगे, ना पहनेंगे, ना कुछ करेंगे और पानी पिएंगे, ना उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा का सोना इनके पास बरामद हुआ है, 150 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। ये एक आदमी से बरामद हुई है। और आप समझें कि जिन जिन आदमियों से इनके पास इनका संपर्क रहा होगा, जिनको इसने टेंडर जो इशू किया होगा, तो उनके पास कितना अकूत धन होगा। तो ये बड़ा घोटाला है और इसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और जल्दी ही उनके चेहरे भी सामने लाए जी बिल्कुल। नीरज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, जिस तरीके से तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी छिपे हुए हैं कि आखिर नोटों का इतना बड़ा अंबार आया कहां से। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हर कोई डिजिटल लेन देन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे नोट। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक ईडी की बड़ी कार्रवाई है, चाहे जो भी आरोप अपोजिशन की ओर से लगाए जा रहे हो। लेकिन चुनाव जब अभी झारखंड में चल रहा है, 4थे चरण की वोटिंग यहाँ 13 मई को होनी है, उससे पहले ये एक बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरीके से नकदी मिला है, और एक मंत्री के जो पीएस है उनके नौकर के घर से ये नकदी मिलता है। और जो कहा जा रहा है, अभी बताया जा रहा है, जो मुझे सोर्सों से जानकारी मिली है कि करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास ये नकदी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम है। और एक जो हम कह सकते हैं एक नौकर के घर से ये रकम बरामद होती है, तो इसका नेक्सस कितना बड़ा होगा इसका आकलन अभी फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है, कम से कम यहाँ आधा दर्जन घरों पर, जो पूर्व चीफ इंजीनियर यहाँ के थे उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। और कहा जा रहा है वहां पर भी कुछ नकदी मिलने की सूचना आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले
जो इस तरीके की कार्रवाई हुई उसमें कई नकदी बरामद किए गए। और अब तक जो झारखंड में आंकड़े आए हैं कि चुनाव के दौरान जो सर्च ऑपरेशन चला है और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट पर हुआ है, उसमें करीब अब तक 72 करोड़ रुपए खुदरे में बरामद हुए थे। और उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई के तहत 30 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये आंकड़ा झारखंड में अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और करीब 100 करोड़ के आसपास रुपए यहाँ बरामद हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े तौर पर यहाँ पर चुनाव में पैसे की जो है नकदी को लेकर जो कह सकते हैं कि वो इधर से उधर पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा था। और उसके बाद जो चीफ इंजीनियर के जो पूर्व चीफ इंजीनियर पहले ही वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके घर से जैसा कि नीरज बता रहे थे कि पहले भी कई किलोग्राम सोना बरामद हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास नकदी बरामद हुए थे। और उसके बाद आज जब छापेमारी होती है तो आज भी यहाँ से कई जो हम कह सकते हैं नकदी बरामद होने की सूचना आ रही है, साथ ही साथ कुछ कागजात भी बरामद होने की सूचना आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में ये नेक्सस कितना बड़ा है और उसको लेकर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई हो रही है। जी जिस तरीके से छापेमारी की बात आपने बताई, तो क्या ये जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कुल कितनी जगहों पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से अभी चल रही है और किस किस के घर पे ये छापेमारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो कहा जा रहा है उसमें चीफ इंजीनियर जो यहाँ पे पहले थे उनके घर पे हो रही है छापेमारी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के घर पे छापेमारी हुई है और ईडी को निश्चित तौर पर कुछ क्लू मिला होगा, उसके बाद ये कार्रवाई। उसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ बिल्डर्स भी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि कौन कौन, लेकिन आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और एक ठिकाने पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामदगी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े नकदी का लेन देन और इस तरीके से उसको रखा गया है कि आखिर उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला था। निश्चित तौर पर इसके ये संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के दौरान इसको इस्तेमाल करने की योजना उसकी ओर से की गई हो। तो एक बार फिर कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती हुई दिख यहाँ रही है। जी, क्या इसको लेकर अभी तक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज से हमारी भी बात हुई है, नेताओं से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस तरह के कारनामे में पहले से लिप्त रही है और चुनाव में जब इस तरीके की चीजें होती है, उन्हें जब लगता है कि चुनाव वो हार रहे हैं तो फिर वो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और इस तरह का जो चीज अभी सामने निकल कर आ रहा है, नकदी जो आप नौकर के घर से नकदी बरामद होता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया, आजसू पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकती है। जी। अगर देखा जाए दिवाकर, तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो धीरज साहू के घर से भी करोड़ों के जो कैश है वो वहां से बरामद हुआ था और उस दौरान आलमगीर ने बहुत सपोर्ट किया था और बचाव करते हुए कहीं ना कहीं आलमगीर नजर आए थे। लेकिन अब आज जब ईडी की छापेमारी चल रही है तो वो खुद कटघरे में फंस रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उस समय पूरा कांग्रेस महकमा एक तरीके से धीरज साहू के बचाव में खड़ा हो गया था। जी बिल्कुल, उनकी निजी प्रॉपर्टी है, उनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, उनके शराब के कारोबार हैं और दूसरे कई अन्य भी कारोबार हैं। तो इस वजह से उनके यहाँ जो नकदी का आदान प्रदान है वो नॉर्मल एक फिनोमेना है, वो बताया गया था। लेकिन बाद में सारी तस्वीरें साफ हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है और आलमगीर आलम ने जिस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट किया था, आज अभी हालांकि उनकी तरफ से कोई अभी शुरुआती प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर आगे घिरते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। साथ ही नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा और पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से झारखंड के रांची में इस वक्त कहीं ना कहीं ये छापेमारी की जा रही है, यहां तक कि इतना सारा कैश वहां से बरामद हुआ है जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि अब वहां पर नोट गिनने की मशीनें भी मंगाई गई हैं और अभी भी नोट गिनने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो फाइनल रकम कितनी वहां से बरामद हुई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ और जल्दी ही ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं ओडिशा के बरहमपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए रोजगार भी है,
इसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य भी है, इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहाँ पर पर्यटन के विकास के लिए अहम घोषणाएं भी है। धान किसानों के लिए, केंदु पत्र के लिए भी बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। और आप तो जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। और इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। एहा हेउछि मोदी गारंटी। और लिख लीजिए 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। चार जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है। और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है। लेकिन हुआ क्या? ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, उड़ीसा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बैरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहाँ इतिहास भी है,
संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर उड़ीसा की जनता गरीब रह गई। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं। आखिर क्यों? यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त ओडिशा के बरहमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके वोट ने श्री राम मंदिर बनाया, महिलाओं के लिए रोजगार है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें महिलाओं के लिए रोजगार है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य भी उसमें है। बीजेपी जो कहती है वो करती है और वो करके दिखाती है, और यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं ने यहाँ पर लूट की है। उड़ीसा अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। जौनपुर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प बनता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर इस सीट से मौजूदा सांसद बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम सिंह यादव आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि नामांकन का आज अंतिम दिन है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई यानी कि कल मतदान के प्रचार का जो कल मतदान होना है और उसका जो प्रचार का शोर है वो अब थम चुका है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं।
सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, आरजेडी और सीपीआईएम तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनावों की हम लगातार बात कर रहे हैं और ऐसे में कल यानी कि 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर गोवा की अगर हम बात करें तो वहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमेशा ही ज्यादा मतदान को लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले गोवा में भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान चुनाव आयोग कैसे रख रहा है, वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश वर्मा के साथ डीडी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोवा रमेश वर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, 7 तारीख को मतदान होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जितनी तैयारी हमें करने के लिए कहा गया, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा सर, अगर आप देखें कि कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं और गर्भवती महिलाएं भी पहुंचती हैं, किसी तरह की परेशानी ना हो, गर्मी भी बहुत है। देखिए, 1725 हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से तकरीबन 229 हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन इको फ्रेंडली हैं, उन्हें ग्रीन पोलिंग स्टेशन का नाम दिया है। कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन की कैटेगरी में जहां पूरी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल दिव्यांगजन द्वारा। हर पोलिंग स्टेशन पर ORS घोल उपलब्ध रहेगा, मेडिकल किट उपलब्ध रहेगी। साथ साथ में हमने रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, जहां पर धूप की डायरेक्ट वहां पर मतलब सनलाइट पहुंच रही है, वहां पर हमने कोशिश करी कि वहां फ्रेश लेमन ड्रिंक हो या किसी तरह का फ्रूट जूस हो, वो सारे हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं। बात तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोवा, जो बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने जिस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं वैसे इंतजाम गोवा के अंदर किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, उसके लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया है और एक नया रिकॉर्ड गोवा वोटिंग करके बना सके। इसके साथ साथ ही जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ताकि इस गर्मी के मौसम में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। तो ये तो थी गोवा की बात कि गोवा में किस तरीके की तैयारियां इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है मतदान को लेकर। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट, तो वहां पर भी कल मतदान होना है और चुनाव आयोग के स्वीप अभियान को आगे बढ़ते हुए यहाँ के युवाओं के द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, प्रतिशत ज्यादा हो। स्वीप अभियान पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की मैनपुरी से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चुनाव आयोग के स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के काम को आगे बढ़ाने में मैनपुरी का राजकीय महाविद्यालय बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। महाविद्यालय के शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को संगोष्ठियों के माध्यम से मतदान का महत्व समझाते हैं, जिसमें युवा भी कविताओं के जरिए मतदान के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित करते हैं। धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे पास ये सुपर पावर है कि हम वोट करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास ये सुपर पावर है कि हमारे ऊपर कौन हमें वो चुनना है जो हमारे लिए अच्छे काम करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय मैनपुरी के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह बताते हैं कि उन्होंने तीसरे चरण के मतदान के लिए अपने छात्रों को मतदान एम्बेसडर के रूप में तैयार किया है, ताकि वे न सिर्फ खुद मतदान करें बल्कि दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। हमारे महाविद्यालय के बच्चे एक एम्बेसडर की तरह कार्य करते हैं, एक समाज में मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए। और यह भी सूच्य है कि महाविद्यालय इस जनपद मैनपुरी का नोडल महाविद्यालय है, तो सारे महाविद्यालय को भी मैं भी उनको मैसेज पहुंचाता हूं, कन्वे करता हूं, शासन के आदेश और चुनाव आयोग द्वारा मिले हुए निर्देशों का पालन कराता हूं कि लोगों को मतदान करने हेतु जागरूक करें सभी महाविद्यालय। और हमारे महाविद्यालय के जो छात्र छात्रा है वो एक एम्बेसडर की तरह कार्य करते हैं, समाज में जा जाकर, गाँवों में जा जाकर मतदाताओं को जागरूक करते हैं। महाविद्यालय के प्रांगण में एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल कर छात्र छात्राएं मतदान के महत्व और जागरूकता बढ़ाने की तैयारी करते हैं। मैनपुरी के डॉक्टर BR अंबेडकर महाविद्यालय में नारे लगाते ये युवा या तो पहली बार वोट डालने वाले हैं या एक दो बार वोट डाल चुके हैं। ये पूरे देश से, मैनपुरी से आह्वान कर रहे हैं कि वोट कितना जरूरी है। मजबूत होते लोकतंत्र और युवाओं की शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, मैनपुरी। तो ये तो बात हुई लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो है लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो 2019 के यानी पिछले लोकसभा चुनाव में चुनावी रण से संसद तक पहुंचने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति की आयु 86 वर्ष थी, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु 25 वर्ष थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने 86 वर्ष की आयु में 1,74,826 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में ओडिशा के क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू सांसद बनी थीं। बीजेडी के टिकट पर उन्होंने 66,203 वोटों से जीत दर्ज की थी। जनादेश डेस्क, DD न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ 10 के में खबरों का सिलसिला जो है वो तो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। और चलिए 24 की चुनौती के बाद अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज BRS नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर अपना अहम फैसला सुनाएगी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुनवाई है आज, और कोर्ट ने के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 24 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। के कविता फिलहाल न्याय के हिरासत में तिहाड़ जेल में कैद हैं। उन्हें सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी।
और वहीं सुप्रीम कोर्ट आज बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई करेगा, जहां पर 25,753 लोगों का भाग्य इसी फैसले से तय होना है कि बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर इन याचिकाओं में एक याचिका बंगाल सरकार की भी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले में साल 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अवैध माना था। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति और अकादमिक प्रमुख राहुल गांधी के विरोध में आ चुके हैं। इन सभी ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। ये सभी राहुल गांधी के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती है। उनकी नियुक्ति किसी विशेष संगठन के साथ उनके निजी संबंधों पर निर्भर करती है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिस प्रक्रिया के कुलपतियों का चयन किया जाता है वो अत्यंत कठोर और पारदर्शी होती है। चयन प्रक्रिया पूरे तरीके से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल और विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। दरअसल आपको बता दें कि इस पत्र को देश के कुल 181 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने मिलकर लिखा है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इन सभी ने राहुल गांधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CISCE बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज सुबह यानी कि अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे घोषित किए जाएंगे। देश भर में लाखों स्टूडेंट्स इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तारीख और समय की जानकारी दी है। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद आप CISCE.org या फिर results.CISCE.org पर अपने जो छात्र हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अब बस कुछ देर का और इंतजार और 11 बजे ये रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। किस छात्र ने कितनी मेहनत की है तो उसके जो नंबर है वो बता देंगे। और आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दरअसल दुष्यंत कुमार की जो ये लाइनें हैं वो जम्मू राजौरी की सीरतबाजी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि सीरत ने बिना किसी कोचिंग के UPSC परीक्षा पास की है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 516 है। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और परिजनों को दिया है। उनकी सफलता पर उनके पिता मुश्ताक बाजी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि सीरत ये परीक्षा जरूर पास कर लेंगी। इसके लिए सीरत के पिता और चाचा ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित भी किया है। स्टार्टिंग से मैंने बच्ची को कहा कि नौकरी करनी है तो वो IAS है बस, और कोई नौकरी नहीं है। तो फिर इसको दिमाग में वो हमने घुसा दिया। फिर जहाँ जहाँ ये थोड़ा सा डिस्टर्ब या कुछ होती थी या डिस्कस हो जाती थी कि नहीं कर पाऊंगी, फिर हम इसको हौसला देते थे कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो बूस्टिंग करते रहे। साथ साथ फैमिली हमारी सारी पढ़ी लिखी है, तो चाचू ने बड़ी हेल्प की, ताऊ ने, चाचू ने, बिरादरी, मामा भी, तो सब उन्हें हेल्प की। तो इसको हमने बूस्टिंग करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चलती रही, कहीं भी इसको रुकावट हमने नहीं आने दी। तो उस वजह से यह है कि ये इस मुकाम तक ईजी पहुंच गई। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पर क्योंकि मैं जम्मू में थी तो जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मगर यकीनन कि जहाँ से आप निकले होते हैं उस जगह पर जब आप वापस आते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो निहायत ही ओवरवेलमिंग होता है। तो मैं यहाँ पर आई, इवन बिफोर एंटरिंग यहाँ पर बाहर से ही जब हमें काफ़ी रास्ते में भी लोग मिल रहे थे तो बहुत खुशी का इजहार सब ने किया। और मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की भी कर लेते हैं, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई की टीम का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक ही रहा है। मुंबई की टीम 11 में से 8 मैच हार चुकी है और टीम अंक तालिका में सबसे निचले स्तर पर है। मुंबई को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10 मैच में से 6 जीत के साथ चौथे स्थान पर है। हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है और खबरों का आगे का सिलसिला देखिए सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।